यानी वा इमानी पृथ्वीश चित्राणि तानि नक्षत्राणि। अर्थात जैसे हमें यहाँ पर अर्थ पर ट्रैवल करना है तो हम कोई मैप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ जाने का एक मैप। तो जैसे पृथ्वी के ऊपर चित्र होते हैं, मैप होते हैं, वैसे ही ग्रहों की गति करने के लिए जो मैप है वो नक्षत्र है। कि जिसको नक्षत्रों का ज्ञान नहीं, उसको होरा का ज्ञान नहीं, अर्थात हमारे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नहीं हो सकता। अर्थात नक्षत्र का जो चिन्ह है यदि वो भी आप समझ लो तो पूरे का पूरा नक्षत्र आप समझ पाओगे। और वो बोलते हैं कि जब रोहिणी में शनि आता है तो वो कुछ न कुछ कैलेमिटी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आता है, उत्पात लेकर आता है। सैटर्न, अमिताभ बच्चन जी, उनका शनि यहाँ बैठा हुआ है रेट्रोग्रेड होकर, तो उनको भी ब्यूटीफुल थिंग्स का शौक है। जो भी ग्रह आपके रोहिणी नक्षत्र में बैठेगा वहाँ पर आप एक तरह से ग्लैमर ढूंढोगे। महाभारत में 3 कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। दुर्योधन को क्या चाहिए था पूरे लाइफ? काइंड ऑफ एन एप्रिसिएशन, काइंड ऑफ। हाँ, और ऑफ कोर्स वो पद चाहिए था। कर्ण किसके पीछे पागल था? रिकॉग्निशन और पावर। yes. यदि हम भीम का देखेंगे तो भीम के अंदर पावर था और उनको बाद में युवराज भी घोषित किया गया। विवेकानंद जी का, अब इससे मैं आपको बोलती हूँ, ये कुंडली वाला सांप है। जब खुदाई हो रही है पद्मनाभ टेम्पल में भी नीचे जहाँ वो दरवाजा खुलता नहीं है वहाँ पर सांप है। श्लेषा नक्षत्र वाले उनके ही होंगे जो राइटफुल होंगे, जिनको हकदार है। हाँ, ये रामचंद्र जी का नक्षत्र है पुनर्वसु। एक बार में नहीं लगेगा। आप चाहे राम जी का आप देखिए कि रावण को भी उन्होंने कितने बार बाण से मारने की कोशिश करी, लेकिन वो बार बार उनका सर आ जाता था। हमारे अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने किन सर्कमस्टेंसेस में हमारे देश को परमाणु बम से युक्त किया, वो किन बहुत ही चैलेंजिंग प्रेशराइज्ड सिचुएशंस में। तो फिश वो प्रेशर में रहती है और वो सरवाइव करती है। इनके ऊपर जो भी प्रेशर डाल रही है सरवाइव करेंगे। नमस्कार। आज का ये जो पॉडकास्ट है वो बड़ा ही यूनिक रहने वाला है, जिसको शास्त्रों में वेदांग ज्योतिष का हार्ट माना गया है। वैसे नक्षत्रों के बारे में आज बात करेंगे। अनुराधा जी जो कि वैदिक ज्योतिष का अभ्यास करवाती है, वो खुद भी बड़े ही अच्छी तरीके से वेदांग ज्योतिष को प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने आज हमारे साथ नक्षत्रों के सिंबल्स के बारे में बात की है। एक नक्षत्र का सिंबल समझने के बाद भी हम नक्षत्रों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। कैसे नक्षत्र का सिंबल नक्षत्र के अंदर रहे हुए गुण को प्रकाशित करता है। इतना ही नहीं, नक्षत्र के सिंबल को समझने के बाद हम व्यक्ति के अंदर जो गुण है उसको भी समझ सकते हैं। इन सभी बातों को डिटेल में अनुराधा जी के साथ हम समझेंगे। ओम नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। नमस्कार अनुराधा जी, आपका स्वागत है कार्मिक कन्वर्सेशंस में। वेल, जब हम बात कर रहे थे ऑफलाइन तब एक बात समझ में आई दैट आप भी वैदिक ज्योतिष में प्रैक्टिस करते हो और सबको पढ़ाते भी हो। तो एक सवाल था कि जब हमारे वैदिक ज्योतिष के बारे में बात करने की बात आई तब आदि शंकराचार्य जी ने एक बढ़िया सूत्र दिया था कि ज्योतिष क्या है। तो आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं दैट नक्षत्र विद्याम ज्योतिषम, अर्थात नक्षत्रों का ज्ञान जिसको आ जाए वह ज्योतिषी हो सकता है। अब अनफॉर्चुनेटली बात ये हो जाती है, क्योंकि आप भी पढ़ाते हो, हम भी पढ़ाते हैं, कभी कभार जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे लोग भी हमसे पढ़ने आते हैं, राइट। और सरप्राइजिंगली उनको 27 नक्षत्र के नाम भी पता नहीं होते। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, इनफैक्ट डिनाई नहीं करूँगी कि जब मैंने अपनी ज्योतिष जर्नी शुरू करी थी बहुत पहले, तो लोग यही बोलते थे कि 12 भाव ही होते हैं और 12 राशियाँ ही होती हैं और इसी से आप सारा प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को जातक परिजात
और BPHS, बृहद पराशर होरा शास्त्र, उनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने के लिए बोलूँगी, क्योंकि आप BPHS के लास्ट चैप्टर 100th चैप्टर में जाइए। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि वहाँ पर पराशर ऋषि ने लिखा है कि जिसको नक्षत्रों का ज्ञान नहीं, उसको होरा का ज्ञान नहीं, अर्थात हमारे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नहीं हो सकता। अब इसके पीछे ऐसा उन्होंने क्यों लिखा? 99% लोग हम जब बात करते हैं तो हम कौन सी दशा देखते हैं? हम सबसे पहली दशा जो आती है जिसका वर्णन है BPHS में, वो है विंशोत्तरी दशा। तो विंशोत्तरी दशा क्या है? वो भी तो नक्षत्र दशा ही है। तो आप चाहें या न चाहें, एक वे से आप नक्षत्र को प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेदर यू बिलीव इन इट और नॉट, वो मैंडेटरी नहीं है, आप वो काम कर रहे हैं। एक दूसरा, एक और क्वेश्चन जो मेरा रेगुलर रहता है सबसे, जो पढ़ने वालों से, कि आप एक बार जब आप अंधेरे में शाम को, रात को, जब आप छत पे जाएं या कहीं पे भी जाएं, तो सर उठा के देखिए कि आपको दिखता क्या है। क्या दिखेगा आपको? स्टार्स ही दिखेंगे। स्टार्स दिखेंगे ना, स्टार्स को ही नक्षत्र बोला जाता है। तो वहां पर आपको कहीं कोई डिमार्केशन दिखा है क्या? 12 राशियों का वो जो पूरा सर्कल है, या इलिप्टिकल है, सर्कल नहीं भी है तो इलिप्टिकल है, उसमें क्या आपको 12 राशि दिखे? किसी को राशियां नहीं दिखी। नक्षत्र बेस है, और उसको जैसे BPHS में बहुत बार वेदव्यास जी बोलते भी हैं कि भाई आने वाला जो युग है वहाँ पर हमारी क्षमताएं कमती होने लगेंगी, समझ कमती होने लगेगी। तो हमारे लिए चीज़ों को आसान बनाने के लिए ये 12 राशियों की गणना की गई है। यदि आप पुराणों में जाएं तो कहीं नहीं लिखा है कि दशरथ जी ने शनि देव को वृषभ राशि का शतक भेद करने से रोका। रोहिणी शतक भेद, रोहिणी शतक भेद है। वहां से आपको रामायण किस टाइम का हुआ है, वो नक्षत्र किस तरह से चेंज हुआ, या उसके लिए वो कैलकुलेशन आता है। आप भागवत में जाएं तो आपको भीष्म महाभारत में तो आपको भीष्म पर्व वहाँ दिखाई देगा, और वहाँ पर भी रोहिणी में शनि का वर्णन आएगा। और वो बोलते हैं कि जब रोहिणी में शनि आता है तो वो कुछ ना कुछ कैलामिटी, कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लेकर आते, उत्पात लेकर आते, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लेकर आते। बोल रहे हैं कि मघा नक्षत्र में गुरु बुध मंगल जो है वो रेट्रोग्रेड है, और वो जो है कि इट इज़ गोइंग बैक। मघा मतलब एक हम जब सिंबल की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि वो एक थ्रोन है। रेट्रोग्रेड मतलब वापस पीछे एक तरह से जाना। तो इट इज़ गोइंग बैक टू द रियल ओनर। दैट इज़ व्हाट माय कॉन्सेप्ट वुड बी एट दैट टाइम। और फिर जब हम बात कर, वहीं भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि ज्येष्ठ नक्षत्र में राहु है जो कि 3-5 करने से नहीं रुकता। अब वो 3-5 किसका हो सकता है? जो कौरव सेना के 3-5 हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, और भी कृतिका में चंद्रमा है। चंद्रमा यदि कृतिका नक्षत्र में होता है तो उसका सिंबल जो है तलवार है या ब्लेड है, तो वहाँ मार काट हर बार, अब हर 27 दिन में चंद्रमा कृतिका में एक बार तो जाएगा, हर बार वो मार काट नहीं होगी। लेकिन आप देखेंगे कि आपका टेम्पर थोड़ा सा उग्र, डिपेंडिंग ऑन ताराबलम एंड ऑल दोस थिंग्स, की हो सकता है। ऑन द गुड इंटरेस्टिंग जो कंसेप्ट दिया गया नक्षत्र के बारे में, सो तैत्तरीय ब्राह्मण में एक बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन उसमें ये कहा गया, यानी वा इमानी पृथ्वीश चित्राणी तानी नक्षत्राणी। अर्थात जैसे हमें यहाँ पर अर्थ पर ट्रैवल करना है तो हम कोई मैप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ जाने का एक मैप। तो जैसे पृथ्वी के ऊपर चित्र होते हैं, मैप होते हैं, वैसे ही ग्रहों की गति करने के लिए जो मैप है वो नक्षत्र है। सो नक्षत्र वो पृष्ठभूमि का है जिसके ऊपर ग्रह परिभ्रमण करेंगे और फलादेश देंगे। सो नक्षत्रों के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा स्पष्ट ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। एंड दैट्स व्हाई क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज नक्षत्र के ऊपर है, और एक वन ऑफ द वेरी अनयूजुअल टॉपिक के बारे में आज बात करने के लिए हम इकट्ठा हुए, दैट इज कॉल्ड नक्षत्र सिंबल्स। अब उसमें भी आपको सिंस यू आर इंटरेस्टेड इन एकेडमिक्स एज वेल, सो बृहद ज्योतिष सार के ऊपर टीका लिखी गई। उसमें ये कहा गया दैट नक्षत्र चिन्ह ही तद अंतर गुण दर्शनम। अर्थात नक्षत्र का जो चिन्ह है यदि वो भी आप समझ लो तो पूरे का पूरा नक्षत्र आप समझ पाओगे।
तो इसके ऊपर आपका क्या मानना है और आपके क्या इनपुट से वो आज समझते हैं? राइट, देखिए बड़े हैं उनसे मैं, और वो ऋषि हैं, तो वहाँ पर मैं कोई डिस्क्लेमर नहीं करूँगी कि वो गलत है, लेकिन वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आप नक्षत्र के मैं आपको एक चीज़, एक बहुत साधारण सा उदाहरण देके बताती हूँ। जब एक नया बच्चा जन्मता है तो वो पहले अपनी मदर के दूध पे फीड होता है, उसके बाद धीरे धीरे हम उसको दाल चावल खिचड़ी बना के खिलाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम उसको और थोड़ा सा सब्जी डालते हैं, फिर धीरे धीरे करके जब तक आपके और मेरे एज के आता है तो सब कुछ ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके कहीं पे कुछ भी खाने के लिए सक्षम होता है। तो बात ये है कि आपको अब 27 नक्षत्र के बारे में आपको जानना है, तो वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है कि भाई मैं कैसे करूँगा। तो जब आप बेबी स्टेप्स ले रहे हैं तो आप यदि खाली चिन्ह को पकड़ लेते हैं, उसको समझना बहुत ईजी है, क्योंकि एक चिन्ह जो है वो इट्स अ पिक्चर, और कोई भी छवि को यदि आज मैं ये देख रही हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें इससे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। एक चिन्ह इट स्पीक्स 1000 वर्ड्स, यू नो, पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। तो एक चिन्ह जो हमारे दिमाग में आ गया, फॉर एग्जाम्पल कि मैं बात करती हूँ कि यदि अनुराधा नक्षत्र की ही बात करूँ, ठीक है, तो उसका जो चिन्ह है वो एक लोटस फ्लावर है। इसको पंकज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पंख में उगता है। लेकिन यदि आप देखेंगे पिक्चर वापस, तो वहाँ पर जनरली आर्टिस्टिक नेचर के लिए वो वहाँ एक पानी का बूंद छोड़ते हैं। इसके लीफ पे भी एक पानी का बूंद छोड़ते हैं। इसका कारण क्या हुआ कि वो पंकज है क्योंकि वो पंख में उग रहा है, कीचड़ में उग रहा है, लेकिन वो कीचड़ से उसको एकदम अलिप्त है, उसको कुछ भी कीचड़ उसको छूता नहीं है, यहाँ तक कि वो पानी की बूंद भी उसके ऊपर से चली जाती है, वो नहीं छूती है। तो वो देख के मैं अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए ये समझ सकती हूँ कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कहीं भी उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन उनके जो मन की शुद्धता है या जो भी आपका ग्रह वहाँ बैठा है, उस व्यक्ति के या उस भाव के जो भी मन की शुद्धता है या उनकी जो विचार हैं, वो दूसरों से प्रभावित, दूषित नहीं होते। सो डिटैचमेंट का गुण अनुराधा नक्षत्र में अपने आप होगा। हाँ, डिटैचमेंट भी है और शुद्धता, एंड एबिलिटी कहीं पे भी सरवाइव। वो पंकज, वो फूल जो देवों के सर पे चढ़ता है, वो कहीं पर भी सरवाइव कर जाता है। तो कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन हो, आप उस प्रेशर में, उस सिचुएशन में आप आराम से सरवाइव करने की क्षमता रखते हैं। अब केवल एक वो कमल के फूल से, जो उसका सिंबल है लोटस फ्लावर, उससे हम इतनी सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति में, अब मेरा यदि 5th लॉर्ड वहाँ बैठा है तो मेरे बच्चे कोई भी सिचुएशन आएगी वहाँ समझ जाएंगे, कर लेंगे, काम कर लेंगे। या 5th लॉर्ड हमारे इंटेलिजेंस को भी बताता है, तो कहीं कोई गंदगी भी होगी तो उसमें भी से भी क्या अच्छा निकाल सकते हैं हम, वो भी व्यक्ति के अंदर वो गुण आएगा कि भाई ठीक है, वो गंदगी है, ठीक है, लेकिन मेरे को अपनी पढ़ाई करना है, मुझे अपना आगे देखना है, तो आई डोंट केयर, मैं अपना काम कर सकती हूँ। क्या बात है। ऐसे ही 27 नक्षत्र की बात करते हैं डिटेल में। इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। श्योर, लेट्स गो। व्हाट अबाउट अश्विनी? सो अश्विनी का जो सिंबल है वो एक हॉर्स का वो है, धड़ है, मतलब उसका हॉर्स हेड है। तो हॉर्स हेड में आप देखिए कि आप यदि किसी भी घोड़े को देखेंगे, चाहे वो रेस का घोड़ा हो, चाहे वो बग्गी का, आज तो हमको बग्गी के घोड़े कमती नजर आते हैं, लेकिन उनका ना हमेशा साइड में ब्रिडल्स लगा रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें ना बहुत इधर उधर देखती हैं, तो वो बहुत चंचल होते हैं। अश्विनी नक्षत्र वालों की चंचलता नजर आती है। और दूसरा, वो उनके जो आप बाल देखेंगे तो वो अपने बाल से बहुत, घोड़ा स्पेशली अपने बाल से बहुत खेलता है या उसको हिलाता रहता है। तो आप देखेंगे एक एट अ वेरी सुपरफिशियल ग्लांस, वो लोग थोड़े से अपने बाल को ऐसे 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 करने की क्षमता, मतलब उनकी आदत होगी। या यदि आप डीप में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जितना उनका बाल अच्छा है उतना उनका हेल्थ अच्छा होगा, इसलिए भी वो अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस है। तो ये चीज़ आपको नज़र आएगा कि हाँ, वो हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस है, चुस्ती फुर्ती रहती है, उनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा होता है, और ऑब्जर्वेशन, फटाक से कोई चीज़ ऑब्जर्वेशन करना, ये करना, तो वो सारी चीज़ें आपको, जो भी ग्रह वहाँ बैठा है, यदि एकादश भाव का ग्रह वहाँ बैठा है
तो मालूम पड़ा अरे अभी मेरे को इन्वेस्टमेंट करना, मैं इसमें फटाक से इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, मैं इससे बात करके फटाक से दोस्ती कर लेता हूँ, क्योंकि आपके वो क्लब्स और सर्कल्स की भी बात है, तो वैसे हो जाता है। सो वो उस नक्षत्र में कौन सा भावेश लॉर्ड ऑफ द हाउस बैठा हुआ है, उसके अनुसार उस व्यक्ति के अंदर वो गुण आएंगे। और भावेश और किस भाव में भी बैठा है वो भी हम देखते हैं। और सूर्य चंद्रमा छोड़ के तो हर ग्रह को 2-2 भाव बैठे, तो वो अपने दोनों भावों का मतलब आई एम टू मेक थिंग्स इजी, मैं आपको बस एक भाव का बता रही हूँ, लेकिन वो दोनों भाव का अपना अपना रूप देते हैं। क्या बात है। हाँ, बहुत भरणी, क्योंकि भरणी के लिए बहुत कुछ ऐसा भी है दैट इट्स बिकॉज इससे उसका सिंबल जो है योनि है। हाँ, ना वो जो योनि सिंबल है इट रिप्रेजेंट फीमेनाइन ऑर्गन, राइट। हाँ, तो बहुत सारे लोग जब भरणी नक्षत्र को देखना होता है तो थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं, कंफ्यूज बिकॉज मेल सेंट्रिक ऑर्गन नहीं है, वो फीमेल सेंट्रिक ऑर्गन है। आप यदि उसको वैसे देखेंगे तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन योनि का जो अर्थ है वो आप जो लोग साइंस उस समय जाएंगे और आप पढ़ेंगे भी, तो एक बहुत छोटा सा ऑर्गन होता है बॉडी में, लेकिन वो उसमें एक इतने बड़े, एक लेडी का मिनिमम बेबी जो होता है वो 5 kg, 4 to 5, 3 तो कम होता है, 4, 3, 4, 5 बड़े हाथ में रहता है और 4 मीडियम रेंज का रहता है। सो अ वेरी स्मॉल ऑर्गन विच बिकम्स सो इलास्टिक कि एक इतने बड़े बच्चे को जन्म अपने पेट में रख सके, और वो खाली बच्चा नहीं, उसके साथ वाटर बॉडीज और बहुत सारी चीज़ें, तो उनमें ये इलास्टिसिटी होती है कि सबको, और वो इलास्टिसिटी आपके नेचर में भी आ सकती है कि सबको मैं अपने अंदर संभालूं, मतलब सबका मैं पोषण भी कर लूं, क्योंकि वहां पर वो बच्चे का पोषण हो रहा है, नरिशमेंट। हाँ, लेकिन आप देखिए कि चाहे वो कोई भी जाति हो, चाहे वो चूहे की योनि हो, चूहिया की योनि हो, चाहे वो गाय की योनि हो, या चाहे वो माँ कोई ह्यूमन बीइंग की योनि हो, वो 3 से 5 महीने तक मालूम ही नहीं पड़ता है कि इसका ये प्रसूति माँ है, जब तक कि वो माँ खुद नहीं बोलती। तो ऐसे लोगों को सीक्रेटिव रहना चाहिए, या तो ये सीक्रेटिव होते हैं, या तो इनको सीक्रेटिव रहना चाहिए। अपना कोई भी काम जब तक मिडवे नहीं चला जाता है, एटलीस्ट लोगों के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। क्या बात है। और ये देखिए, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है, क्योंकि इसमें जो भी आपके प्लैनेट इस नक्षत्र में आएगा वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा, क्योंकि योनि में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अब ये चीज बताइए, मेल डोमिनेशन में होता है कि फीमेल डोमिनेशन? हर किसी में होगा। तो ये एक मिथ है, हाँ, कि हम ये फीमेल ही है, ओरिएंटेशन नहीं। FDR, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके लाइफ में भी आया और उनके कारण ट्रांसफॉर्मेशन आया। यदि वो World War II में, उनका है एक प्लैनेट यहाँ, यदि वो World War II में इतना नहीं जाते, मतलब इतना अपना योगदान नहीं देते, तो बहुत नाजीज तो दे वर विनिंग ओवर लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। तो वो मेल थे कि फीमेल थे? So basically it's not about organs, it's about the mentality. It's about this characteristics जो वो ऑर्गन रिप्रेजेंट कर रहा है। Okay. What about कृतिका? कृतिका का एक ब्लेड है, चाकू है। देखिए चाकू है ना, वो ऐसे गिल नहीं करता, वो एकदम बहुत स्ट्रेट और स्ट्रांग होता है। और जिस चाकू का हम इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमको कोई चीज़ काटना हो। चाकू का तीनों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एक डाकू, एक मतलब एक सर्जन और एक शेफ, लेकिन सबका इस्तेमाल करने का ढंग अलग है। तो आप किस मेंटालिटी से, कौन सा ग्रह बैठा है, कौन से भाव का स्वामी बैठा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप रूथलेसली, बिना कि जिस चीज़ को आपकी लाइफ में ज़रूरत नहीं है, आप खीरा काट रहे हो तो खीरा का सर काटेंगे। मैं आई एम अ लेडी, सो आई गिविंग यू दैट काइंड ऑफ एग्जाम्पल। तो जो चीज़ आपको मिडिल पार्ट से नहीं काटेंगे ना, वो तो आपको चाहिए, यूज चाहिए। जो चीज़ नहीं चाहिए, आपका यहाँ 6 बैठा है, आपको अपने दुश्मनों के साथ या किसी वर्कर के साथ आपको रिश्ता नहीं रखना है। आपने बहुत आसानी से जब चंद्रमा इस नक्षत्र से गोचर कर रहा है, यदि आपका कोई ग्रह बैठा भी नहीं है, आपका चंद्रमा को इस नक्षत्र गोचर कर रहा है, आप आराम से वो काम कर सकते हैं, नेवर टू कम बैक अगेन।
इंटरेस्टिंग। वाद विवाद भी अच्छा कर लेते हैं, जिसका चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में हो वैसे लोग। हाँ, वाद विवाद से ज्यादा वो फोकस्ड होके उनको जो काम करना है वो बहुत नॉलेजेबल रहते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे उनके जो स्वामी है कार्तिक है उनके उस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वामीनाथन भी कहलाते हैं। ओके। तो ये लोग में नॉलेज की भी पूरी, वही मैंने बोला ना कि प्रिसिजन, कि कौन से भाव का स्वामी बैठा हुआ है। यदि पंचम भाव का है या नवम भाव का यहाँ बैठा हुआ है तो वाद विवाद में उनको कोई नहीं हरा सकता। हाउ अबाउट रोहिणी, चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र? हाँ, रोहिणी। तो रोहिणी नक्षत्र इज अ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि उसको स्थिर नक्षत्र भी बोलते हैं, शाश्वत भी एक तरह से बोलते हैं। और उसका जो सिंबल एक रथ है। देखिए, आदिकाल में जब हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद टाइम्स की, तो वो रथ का अपने एक बहुत वैल्यू होता था। हर किसी के पास रथ नहीं होता था। इट वॉज अ काइंड ऑफ अ सिंबल कि रॉयल्टी किसका सिंबल है। और आज हम गाड़ी हर 6 महीने में या 4 साल में 3 साल में चेंज करते हैं। एक रथ है तो उसको मेंटेन वो करते थे और लंबे पीरियड के लिए वो चलता था। तो इट इज़ अ सिंबल कि आप एक बड़ा रथ देखेंगे तो आप उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से वो एक सिंबल है रॉयल्टी, गुड थिंग्स, क्लासिक थिंग्स। अब रथ है तो लोग टेक्निकली ये भी बोल सकते हैं कि गाड़ियाँ हैं, लोग करते हैं। सैटर्न, अमिताभ बच्चन जी का बहुत वेल रेड चार्ट है, लेकिन फिर भी मैं उनके चार्ट से एग्जाम्पल्स दूंगी क्योंकि हम कनेक्ट कर सकते हैं उनसे। उनका शनि यहाँ बैठा हुआ है रेट्रोग्रेड होकर, तो उनको भी ब्यूटीफुल थिंग्स का शौक है। 4th हाउस में, 4th हाउस आपके घर को बताता है। 4th उनकी जो दोनों घर है, उनके जो दोनों घर है, प्रतीक्षा और शायद जलसा, तो वो दोनों घर मास्टरपीसेस हैं, ब्यूटीफुल है। उनको गाड़ियों का, विंटेज कार्स, जो शनि है वो पुराना बता रहा है, उनको विंटेज कार्स का शौक। तो ये चीज आप उनका जो भी यहाँ ग्रह बैठ जाएगा वो उसमें आपका क्लास झलकेगा। कि आप देश काल पात्र के अनुसार आप जो भी लेंगे, जो भी करेंगे, उसमें आपको लगेगा कि बेस्ट से बेस्ट जो चीज लंबे टाइम तक चले और अप्रिशिएबल हो, वैसा। ओके। सो कुल मिला के जो भी ग्रह आपके रोहिणी नक्षत्र में बैठेगा वो जिस भाव को या जिस जगह को रिप्रेजेंट करता होगा, वहां पर आप एक तरह से ग्लैमर ढूंढोगे या एक तरह से मजेस्टिक चीजों को ढूंढोगे। एब्सोल्युटली। और उनका लग्नेश भी है। बेस्ट पार्ट है कि उनका लग्नेश भी है शनि, अमिताभ जी का। तो वो क्या करता है कि उनको भी एक मैजेस्टिक अपीयरेंस देता है। उनको भी देश विदेश में ख्याति देता है। तो वो मैजेस्टिक अप्रोच आता है उस नक्षत्र से। क्या बात है। व्हाट अबाउट मृगशीर्ष? मृगशीर का वापस जो है नाम ही उसका जो सिंबल है कि भाई एक मृग का वो है, ड्रेयर्स हेड। और हमारे यहाँ तो 12 सिंगा, 8 सिंगा, ये सब चलते आ रहे हैं। लेकिन यदि आप उसमें जाके थोड़ा सा हम यदि पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि ये जो 12 सिंह हैं वो 2 कारण से। एक तो डोमिनेंस बनाने के लिए इन सोसाइटी, वो अपने डियर की सोसाइटी में, और दूसरा वो उन्मादी होते हैं। उनको खाने पीने का बहुत शौक होता है, लेकिन बहुत थोड़े डेफिनेट होते हैं। और यही नहीं, वो बहुत फ्लाइटी, मतलब क्योंकि वो एक बेसिकली प्रेडेटर्स उन पर बहुत काम कर सकते हैं। तो इसलिए उनको चौकन्ना रहना पड़ता है, कौन देख रहा है, कौन कहाँ से आया, क्या हुआ। तो इसलिए वो हम बोलेंगे कि एक जगह बैठ नहीं सकते, चंचल रहते हैं, अलर्ट एंड चंचल। और मृग का जो सिर है ना, वो कुछ सूंघता रहता है। उसको ये नहीं रियलाइज होता है कि जो सूंघ रहा है वो उसी के अंदर है। तो इनकी एक खोज रहती है जो इनको भी नहीं मालूम है। हाँ, वो क्यूरियोसिटी से क्वेस्ट इज द वर्ड। वेरी गुड। व्हाट अबाउट जिसके बारे में बहुत सुनते हैं, आद्रा? हाँ, आद्रा का एक टियर है। इसका 2-3 सिंबल है। देखिए, बहुत सारों का सारे सिंबल हैं, लेकिन जो मेन एक टियर है। हम रोते कब है? ओवरवेलमिंग इमोशंस। हाँ, चाहे वो जॉय का हो, चाहे वो दुख का हो। तो ये लोग अपने इमोशंस व्यक्त करने में पीछे नहीं हटते। अब आपके आंख में कोई कंकर चला गया है, छोटा सा कोई
कण धूल का चला गया तो फट से टेयर आंसू आ जाता है और आंसू से वो निकल जाता है। तो आंसू एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी हो जाता है। तो ये लोग अपने आसपास वालों की प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सो प्रोटेक्शन और केयरिंग में क्या फर्क है? They'll be more caring वाले होंगे या protective होंगे? केयरिंग भी होंगे और Okay. प्रोटेक्शन और भोले होते हैं थोड़े से, क्योंकि ये रुद्र का भी नक्षत्र है भोले बाबा का। हाँ, तो ये थोड़े से भोले होते हैं। यदि इनको प्रोटेक्ट करना है, फिर ये देखते नहीं है कि कौन, मतलब किससे मेरे को भिड़ना है, किससे लड़ना है, क्योंकि वो आंख में जब तक आपका वो कण नहीं जाएगा ना, वो आंख के टीयर आते ही रहेंगे। और सपोजिंग मैं रो रही हूँ और आप बैठे हैं, आप मेरे परिचित भी होंगे तो आप पूछेंगे ना, क्या बात है, सब ठीक है ना, रो क्यों रहे हो? तो इससे आप मुझे अटेंशन दे रहे हैं। तो इनको अटेंशन भी चाहिए होता है, इनको बहुत अटेंशन चाहिए होता है लोगों से। ओके, इंटरेस्टिंग। व्हाट अबाउट पुनर्वसु? पुनर्वसु, तो पुनर्वसु का जो नक्षत्र का जो सिंबल है वो आपका एक इसको क्या बोलेंगे, क्विवर फुल ऑफ एरोज या तरकश जिसको हम बोलते हैं। तो तरकश में ये जो बाण है ना, ये अक्षय तरकश है। पहले तो इनका खाली नहीं होता, इनके पास कुछ ना कुछ रहता है टू कम अप विथ समथिंग न्यू। और इनका जो निशाना है वो ठीक जगह पर लगता ही है। चाहे फिर मैं आपको रामचंद्र जी का बोल दूं कि रामचंद्र जी का नक्षत्र है पुनर्वसु, तो एक बार में नहीं लगेगा, क्योंकि नाम भी ये बोलता है ना, पुनर्वसु, वसु यानी लाइट। तो पुनः जब राशि का या हम कहें कि लाइट का उद्गम होता है तो एक बार में नहीं लगेगा। आप चाहे राम जी का देखिए कि रावण को भी उन्होंने कितने बार बाण से मारने की कोशिश करी, उनका सर काटा, लेकिन वो बार बार उनका सर आ जाता था। तो बाद में जब उनका मार्क लगा, एक दो बार उन्होंने ट्राई किया, वो उनका जब मार्क लगा, तो ऐसा कि जब हम बात करते हैं कि भाई किसने युद्ध कैसे, आज भी लोग बोलते हैं ना कि राम रावण का युद्ध है जैसा, तो वैसा वो एक लेगेसी छोड़ जाते हैं अपने इससे। ओके, व्हाट अबाउट पुष्य? तो पुष्य का जो एक उदाहरण है, मतलब वन ऑफ द सिंबल्स है, वो है गाय के अडर का थान जो होता है। वो एकदम हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम मतलब भारतीय हैं, ठीक है। तो हम जो भारतवासी हैं वो सब बचपन में गाय का दूध तो पिया ही पिया। वो नरिशिंग होता है, वो केयरिंग होता है, वो पौष्टिक होता है। और ये लोग जो है वो दूसरों का पोषण करना जानते हैं। और दूसरों का पोषण केवल हम भागवत में आता है कि जब पृथु महाराज गाय के पीछे, पृथ्वी रूपी गाय के पीछे भाग रहे थे, तो बृहस्पति को गाय मतलब गाय पृथ्वी को अलग अलग राक्षसों ने अलग अलग किसी को भेजा, और मतलब गाय से अलग अलग चीज़ें मिली। अब उनके लिए जैसे राक्षसों को ये मिला, इसको क्या बोलते हैं, खून मिला, और गंधर्वों को ज्ञान मिला। अलग अलग लोग आए और अलग अलग चीज़ उनको मिली। तो जब हमारे बृहस्पति को एक बछड़ा बना के भेजा गया उस गाय के पास, तो उन्हें उनसे ज्ञान मिला। तो ज्ञान भी इस नक्षत्र में कूट कूट के भरा। ओके, व्हाट अबाउट जिसके बारे में अश्लेषा? हाँ, तो ये एक वन ऑफ द फियर्ड नक्षत्र है। लोग मतलब अश्लेष नक्षत्र वाले, तो लोग उनको देख के थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। आई डोंट थिंक यू शुड टेक अ बैक स्टेप, क्योंकि यदि वो आपको अपना समझते हैं, तो वासुकी ने अपने जीवन में, उन्होंने अपना जीवन ही त्याग दिया था अपने फैमिली के लिए। तो आई डोंट थिंक पीपल शुड बी अफ्रेड ऑफ अश्लेष नक्षत्र फर्स्ट टू गो विथ। लेकिन हाँ, उनका दृढ़ संकल्प बहुत स्ट्रांग होता है, और वो एक कुंडली मार के बैठा हुआ जो सांप है। तो अब मेरा ये क्वेश्चन आपसे रहेगा कि विवेकानंद जी को तो हम सब जानते हैं, और हमारे लिए वो एक आदर्श हैं, आदरणीय तो है ही, आदर्श भी हैं, कि उनके जितना काम और उनके जितना ज्ञान जिसमें था वो बहुत कम लोगों में था। तो विवेकानंद जी का श्री लग्न, ये एक और मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, श्री लग्न। तो उनका श्री लग्न अष्टम भाव में अश्लेष नक्षत्र में था। अब इससे मैं आपको बोलती हूँ, ये कुंडली मारा वाला सांप है। आप पुरानी हिंदी मूवीज में देखिए, या
आप कहीं भी अच्छा लिटरेचर पढ़िए, जब खुदाई हो रही है पद्मनाभ टेम्पल में भी नीचे जहाँ वो दरवाजा खुलता नहीं है वहां पर सांप सांप का है, सिंबल है। ठीक है। तो वो जो राइटफुल ओनर्स होते हैं उनको ही बहुत बड़ा जो धन होता है वो उन्हीं को जाता है। आश्लेषा नक्षत्र वाले उनके ही होंगे जो राइटफुल होंगे, जो उनको हकदार है। हाँ, उन्हीं को देंगे। ओके। ये हर किसी को अपना धन या अपना समय नहीं देंगे, ये उन्हीं को देंगे जो इनको लगेगा कि सही है, और एक बार देंगे तो देने का अंत नहीं। हम्म। और दूसरा ये एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, कुंडलिनी शक्ति को। तो वही मैं विवेकानंद जी का आपको बोलती हूँ कि जब उनकी कुंडलिनी जागृत हुई, एक बार इनके अपने ठाकुर के हाथ से जब ठाकुर ने जब उनको छुआ तो उनकी शक्ति जागरूक हुई। तो ये जो शक्ति है इट्स केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग इन ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर। वो डिवास्टेशन भी कर सकती है और वो व्यक्ति को पराविद्या तक भी पहुंचा सकती है। शनि हमारे वेरी गुड फ्रेंड हिटलर का इस नक्षत्र में बैठा हुआ है। अच्छा। जो द्वादश भाव को भी देखता है। और विवेकानंद जी का अष्टम भाव में श्री लग्न है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो हम देख सकते हैं कि वो एनर्जीज दोनों तरफ से काम कर सकते हैं। वेरी गुड। व्हाट अबाउट मघा? मघा, तो मघा पे आपको थोड़ा सा मैं कहानी, आई बिलीव इन जो हमारे पुराने टीचिंग्स एंड स्टोरीज हैं कि वो बैठा के लोगों को कहानी सुनाते थे और फिर उससे इन्फ्लुएंसेस। वही तरीका है एक्चुअली, वैदिक विद्या को सीखने का वही तरीका है। एग्जैक्टली, स्टोरीज के माध्यम से। हाँ, तो मेरा वो ही रहता है अप्रोच। तो एक चीज आप देखिए कि महाभारत में 3 कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है। दुर्योधन का क्या था? दुर्योधन को क्या चाहिए था पूरे लाइफ? काइंड ऑफ एन एप्रिसिएशन, काइंड ऑफ। हाँ, और ऑफ कोर्स वो पद चाहिए था, वो थ्रोन, वो राज सिंहासन चाहिए था। कर्ण किसके पीछे पागल था? रिकॉग्निशन और पावर। यस यस, है ना। और यदि हम भीम का देखेंगे तो भीम के अंदर पावर था और उनको बाद में युवराज भी घोषित किया गया था जब युधिष्ठिर राजा बने लास्ट में महाभारत युद्ध के बाद। तो इन तीनों का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है। और मघा नक्षत्र का जो सिंबल है, वैसे ही जो हम शुरू में बात कर रहे थे ना कि एक सिंबल से भी व्यक्ति कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करेगा। तो ये सिंबल बहुत ईजी है शुरुआत करने के लिए। जब आप धीरे धीरे थोड़ा और पढ़ने लगेंगे, आप इंटरेस्ट होने लगेगा, तो आप धीरे धीरे, जैसे हमने अपने खाने में इनकॉर्पोरेशन शुरू किया, आप भी इसको एनिमल्स के साथ, फिर शक्ति के साथ, फिर डिएटी, मेजर इम्पॉर्टेंट है डिएटी, आप उनके साथ जब आप सब इनकॉर्पोरेट करने लगते हैं तो आपको एक फुल पिक्चर नजर आता है। लेकिन जो शंकराचार्य जी ने बोला कि भाई आपको पिक्चर चाहिए, तो पिक्चर से आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ। किंडरगार्टन में बच्चों को वही तो दिखाते, इसको कहते हैं एप्पल। हाँ, एप्पल का चित्र दिखाएंगे। हाँ, समझ गया। तो वो मघा नक्षत्र बहुत इंटेंस नक्षत्र होता है, लेकिन और एक थ्रोन का मतलब एक राजगद्दी का दिखाता है। बात यह है कि यदि आप उसके अनुकूल काम करते हैं, दुर्योधन ने कभी राजगद्दी के अनुकूल कार्य नहीं किया, इसलिए उसको लास्ट में नहीं मिला। भीम ने हमेशा सबकी प्रोटेक्शन करी है, जो भी उनके पास आए, चाहे वो हिडिंबा ही क्यों ना हो, या फिर द्रौपदी के लिए भी उन्होंने ही स्टेप लिया था। True. कि मैं ये जो कौरव हैं इनको मैं युद्ध में मारूंगा, अपने हाथों से मारूंगा। तो वो जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं चीज़ों के लिए, तो मघा नक्षत्र जो थ्रोन है, हम बोलते हैं राजगद्दी, वाह ये तो आराम से बैठा हुआ है। वो तो बैठने वाले से पूछो, सीईओ ऑफ द कंपनी से पूछो कि वो आराम से बैठा हुआ है कि दिन भर वही सोच रहा है कि मैं और किस तरह से लोगों की हेल्प और लाइकी होगी, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये मघा नक्षत्र देगा, जो कि वो थ्रोन देता है कि आपको नेम, फेम एंड पोजीशन वो देता है। व्हाट अबाउट ये दोनों फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी? हाँ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी कनेक्टेड है उनके देवताओं से भी, भग और अर्यमा, और उनके सिंबल से भी। तो 4 फ्रंट लेग्स बोलते हैं ऑफ अ कॉट और पीछे वाला। लेकिन आई विल टेक यू टू जो शास्त्रों में और भी, जैसे मैंने बोला कि सिंबल्स हैं तो एक हैमॉक, जैसे हम लोग वो दो, एक झूला ही होता है जो दो उसमें पेड़ के बीच में बांध के और लोग आराम से झूलते रहते हैं। तो
उसमें एक लेजीनेस है, लेकिन आप हैमॉक में सोते नहीं हैं, उन्मादीपन भी है, और वहाँ पर आप सोच भी सकते हैं। आप एक तरह से अपनी प्रक्रिया जो दिमाग का जो आप चालू रखे हुए हैं, आप लेटे हुए हैं अर्ध निद्रा में, लेकिन आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग। हाँ, आप तो ये बहुत रिलैक्स्ड नक्षत्र, मजे वाला नक्षत्र है। तो और आपको जो चाहिए, आप रिलैक्स इस तरह से कब हो सकते हैं, जब आपने अपना काम किया है, या आपको जो चाहिए आपके लिए अवेलेबल है। ये नक्षत्र आपको जो चाहिए वो आपके लिए अवेलेबल भी कराता। क्या बात है। सो इट मींस दैट कि यदि किसी की कुंडली में 5th हाउस का मालिक यदि पूर्वा फाल्गुनी में है, तो उस व्यक्ति को अपने संतानों के बारे में निश्चिंत हो जाना चाहिए। संतान के बारे में, विद्या के बारे में, वो तो हम डिविजनल चार्ट्स में भी जाके देखेंगे कि वो कैसे, कहाँ से क्या मिल रहा है, लेकिन इन जनरल अपने नेम एंड फेम के लिए कि आपने कुछ अच्छे किए हैं, जो आपका भाग है वो आपको मिलेगा। वेरी गुड। व्हाट अबाउट उत्तरा? उत्तरा, तो उत्तरा का एक सिंबल है अंजीर का पेड़। yes. जो पुराने उसमें आप जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट ट्रीज टू बी डोमेस्टिकेटेड, जो आदमी अपने काम के लिए उसने उपयोग किया था या उसने उसको लगाया था। तो एक तो ये आप बर्ड्स, बीज सबका भरण पोषण करता है, और दूसरा बोला जाता है कि अंजीर के पेड़ में त्रिदेवों का वास है। तो मेंटली भी आपको स्टिमुलेट कर रहा है काम करने। पेड़ में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये आपके सनातन में तो आप पेड़ पौधे जानवर सबको मानते हो, लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि ईश्वर घट घट वासी है, सब में है, तो वो एक छोटा सा, और किरमी नाम के एक जानवर में भी है जो एक छोटा सा वॉर्म है। हाँ, कुर्मी, तो वो जो एक वॉर्म है, तो वो सब में है, और इसलिए हम मानते हैं कि हमारे जो पेड़ों में भी ईश्वर का वास है, और ये एक पोषण करना जानता है, हर क्लाइमेट में रहता है, और राउंड द ईयर फ्रूट्स आते हैं इसके। तो इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि सबका ये देख रख रखाव कर सके, हमेशा अवेलेबल रहे लोगों के लिए। ये हर किसी में ये क्षमता नहीं होती है। True. लेकिन इनमें ये क्षमता होती है कि हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। Okay. और लोगों को सही, जैसे ये सही कि आप यदि फिग्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये बहुत न्यूट्रिशियस फ्रूट है। तो सही मार्गदर्शन करना, सही तरह से लोगों का पोषण करना, ये लोगों के लिए अवेलेबल रहना, वो भी है। मतलब कोई फ्रेंड है ना, कोई अवेलेबल है, हाँ रात को घूमने चलना है तो वो वाले फ्रेंड भी हो सकते हैं। और कुछ है कि भाई आज सवेरे तेरे को 6 बजे अपने को जॉगिंग जाना है, तो ये वो सवेरे 6 बजे जॉगिंग जाने वाले फ्रेंड्स हैं। क्या बात है। व्हाट अबाउट हस्त? हाँ, तो हस्त का मतलब ही हाथ, ठीक है। तो ये हेलीकॉप्टर शॉट किसका फेमस है ना, धोनी का फेमस है ना। तो उनका जो 9th लॉर्ड है वो हस्त नक्षत्र में विद्यमान है। Okay. BPHS में लिखा है कि लोग जनरली, इसलिए मैं लोगों को भी ये बात बोलती हूँ कि भाई हमको कोसना नहीं चाहिए कि मेरी किस्मत ही खराब है, क्योंकि 9th लॉर्ड जो आपका है वो किस्मत बताता है और डिवाइन ग्रेस बताता है। वो जहाँ जाके आपका बैठेगा, चाहे वो कोई भी भाव में क्यों ना हो, वहाँ पर आपकी जो किस्मत है वो उजागर करेगा ही। तो धोनी का जो 9th लॉर्ड है वो शनि है, और वो हस्त नक्षत्र में है। उनका एक एक शॉट जो है वो लोगों से उनको जोड़ता है। आज भी वो चेन्नई स्टेडियम में उतर जाए तो पूरा का पूरा स्टेडियम जो हाँ, तो वो जोड़ता है उनको। okay. तो इसको थोड़ा सा कि ऐसे लोग काम बहुत करेंगे हाथ से, और इनको बैठना नहीं चाहिए, इनको निरंतर कुछ ना कुछ करना चाहिए, कर्मठ रहना चाहिए। इनफैक्ट तो आई हैव अ चार्ट समबडी का जिनको एक OCD भी इनको बहुत हो जाता है कि भाई ये ऐसा ही होना चाहिए, चिटकनी ऐसी ही रहनी चाहिए। तो मैंने उनको एक बार बोला, मैंने बोला कि काम, बोले तुम ही तो बोलती हो ना कि काम, तुमको पूरी लाइफ काम करना है, इसलिए काम कर रहे हैं। कोई उनको कमी नहीं है, कोई उनको ज़रूरत भी नहीं है कि वो अपने हाथ से पूरे दिन लगे रहे, लेकिन ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो पूरे टाइम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ओके, व्हाट अबाउट चित्रा? हाँ, चित्रा
तो हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद जो एक्स प्रेसिडेंट थे, उन्होंने किन सर्कमस्टांसेस में ये जो परमाणु बम का वो किया, हमारे देश को परमाणु बम से युक्त किया, वो किन बहुत ही चैलेंजिंग प्रेशराइज्ड सिचुएशंस में, कि आपको यूएस की लॉबीज को भी पता नहीं लगने देना है कि भाई हम वी आर बिकमिंग अ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, नहीं तो हाथ के हाथ सैंक्शंस और ये और वो लग जाएंगे और आपको करने ही नहीं दिया जाएगा ये सब। तो अंडर वेरी हाई प्रेशर्स जो बनते हैं वो है मोती और हमारे जो माणिक्य जो है, डायमंड है या कोई भी गहने हैं, वो अंडर हाई प्रेशर्स बनते हैं। और यही रिप्रेजेंट करता है चित्रा नक्षत्र को। चित्रा नक्षत्र वालों पर जितना भी प्रेशर दिया जाएगा वो उतने प्रेशर में उतना अच्छा काम करने के लिए केपेबल है। आप उनको रिलैक्स छोड़ दो तो बोला कल करना है, कल करना है। इनको बोलना है कि देखो आज अपना बेस्ट काम चाहिए, और यदि ये उनको थोड़ा सा आप छेड़ दो तो फिर तो वो जो आपको करेंगे तो बहुत अच्छा करते हैं। क्या बात है। व्हाट अबाउट स्वाति, क्योंकि उसका भी सिंबल कुछ लोग बोलते हैं कोरल ही है। हाँ, कोरल है, और हमारे शास्त्रों में और खासकर हमारे एक सेकेंड, बहुत अच्छे लेखक हैं, उन्होंने बोला है 2-3 सिंबल उन्होंने दिया है, कोरल का भी दिया है और उन्होंने एक सिंबल दिया है हमारे शूट, एक छोटा सा जो प्लांट होता है ना, आप किसी घास के एक टुकड़े को खींचने की कोशिश करिए, आपको लगता है, हमको लगता है ना ये तो घास है एक बार में से, लेकिन जब हम उसको खींचते हैं ना तो हमको मालूम पड़ता है अरे ये इसमें प्रेशर लग रहा है। तो वो इतने स्ट्रांगली पकड़ के रखता है जड़ों को अपनी, क्योंकि उसको ग्रो करना है, डीप रूटेड होते हैं। हाँ। और मेरी नानी जी एक चीज़ बोलती थी कि जब जो एकदम खड़ा खड़ा, क्योंकि मारवाड़ी में बोलती थी लेकिन मैं आपको हिंदी में बोल रही हूँ, कि जो ऐसे खड़े रहते हैं पेड़ वो टूट जाते हैं। जो घास या छोटे से पौधे होते हैं वो बड़ी जो विपदा होती है, झाड़ तूफान आता है, उसमें वो टूटते नहीं हैं। तो इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि जो जैसा परिवेश है, जैसा माहौल है, उसमें अपने आप को ढाल लेना, उस माहौल के अनुसार बन जाना, ताकि ये अपना ग्रोथ सस्टेन कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी है, और इनका ध्येय बहुत क्लियर है कि हमको ग्रो करना है। यदि मेरे को ग्रो करना है तो मेरे को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। समझ गया। व्हाट अबाउट विशाखा? हाँ, तो विशाखा का एक सिंबल बहुत अच्छा है, मैं उसका पहले आपको बताती हूँ कि विशाखा वाले आप देखेंगे कि ना बहुत तनफन वाले होते हैं, मतलब शांति से तो उनको मालूम ही नहीं है शांति किसको बोलते हैं। ये करना है, वो करना है, ये एम्बिशन, वो एम्बिशन, उनका सारे एम्बिशंस पूरे भी होते हैं। लेकिन शर्त यही है, यदि आप एक कुम्हार का जो एक व्हील देखेंगे, है ना, उसका जो चरखा है वो पूरा घूमता रहता है, लेकिन यदि आप उसके बीच में हाथ लगाएंगे ना तो वो एकदम शांत होता है, कील शांत होती है। हाँ, तो उसकी जो वो कील के तरह यदि वो अपने मन में दृढ़ता और शांति ले आए तो वो जो सोचेंगे, उनका जो संकल्प मात्र पूर्ण होगा। मैंने भी सुना है दैट विशाखा के लिए लोग बोलते हैं वो तोरण है, आर्च दिखाता है। हाँ, सिंबल इज आर्च आल्सो। हाँ, दैट मींस जो करेंगे वो उसमें कुछ ना कुछ, लेकिन वो डाइवर्सिफाई, वो तोरण के लिए भी हम करते हैं, तो वो तोरण वो डाइवर्सिफाई बहुत जल्दी, ये कर लिया ना, अच्छा ठीक है अब ये बताओ इसका क्या करना है, तो दूसरी चीज़ों में भी वो बहुत जल्दी डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। और क्योंकि जब तोरण हम देखते हैं, तोरण हमारे मारवाड़ियों में एक वो है, प्रथा है कि जब भी लड़का आता है तो पहले वो तोरण को मारता है। अच्छा, तो एक तरह से बताने का भी है कि भाई देयर इज अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। ओके, फ्लैगशिप। हाँ, तो क्या आप उस न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं? क्योंकि मैं आ गया हूँ और अब जो भी होगा उसके बाद देयर इज नो गोइंग बैक। तो एक उस चीज के लिए भी कि इन लोग एक डाइवर्सिफाई, न्यू बिगनिंग, ये सारी चीजें भी बताता है। और दूसरा कि आप हर गांव के बाद के बाहर आप देखेंगे पुराने जमाने में कि एक तोरण होता था, आर्च होती थी। हाँ, तो वो कोई हमको बोलेगा ना देखो
फर्स्ट राइट जाना, उसके बाद 3 लेन के बाद तुमको एक तोरण नजर आएगा, आप मिस नहीं कर सकते हैं वो तोरण। तो वो गांव, वो पहचान है, वो व्यक्ति की एक तरह से एक, इन लोगों को अपनी पहचान बनानी आती है। ओके, व्हाट अबाउट योर नेम? मैंने आपको बताया शुरू में, हम शुरू ही लोटस से कर रहे थे। फिर भी यदि कुछ मिस हो गया हो अनुराधा का। हाँ, तो इसका भी तोरण है, लेकिन एक डिफरेंट सिंबल से भी है कि व्यक्ति इसमें अध्यात्म की ओर भी बहुत, मटीरियलिज्म में ग्राउंडेड होने के बाद भी, यदि आप कमल भी लें तो कमल का फूल हर देवी देवताओं के लिए चढ़ता है। लक्ष्मी जी को तो कमलासना भी बोला जाता है, और इनको भी, सरस्वती जी को भी कमलासना बोला जाता है। तो ये भी कि इन लोगों में ये क्षमता है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद मटेरियल डेवलपमेंट इनका बहुत हो सकता है। वन ऑफ द नेम जो मैंने पढ़ा था दैट इज अनुराधा का, दैट वाज, उसको नंगों का हार भी कहते हैं। नंग जो नंग लगते हैं ना छोटे छोटे, रोजरी ऑफ, नग, नंग जो लगते हैं, उसका हार यदि हम बनाए और जो कलर बनता है, वो जो शेप बनता है, सो अनुराधा का वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन आचार्यों ने ये भी कहा है कि वो नंगों का हार है। हाँ, तो इनमें ये मतलब एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि आप एक नग का हार नहीं देख रहे हैं, आप अलग अलग तरह के नग हैं और वो एक हार बनते हैं जिसकी शोभा होती है। तो इनमें एक कैपेबिलिटी है कि अलग अलग फील्ड से आप सबको जोड़ लें और फिर एक जो चीज़ आप प्रस्तुत करते हैं, वो मेरे पास एक चार्ट है जिनका वो लग्न ही अनुराधा में आता है। तो इतने सॉफ्ट स्पोकन हैं, लेकिन उनको मालूम है जहाँ बहुत डिफ़िकल्ट, और वो हाई प्रोफाइल काम करते हैं, जहाँ बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, उनको भेज दिया जाता है कि भाई आप लो, आप संभालो, क्योंकि उनमें वो डिप्लोमेसी है और साथ ही उनको वो लोग को किस तरह से उनका काम लेना है वो भी उनको एबिलिटी। मैंने बोला कि ये हार है और हार को सुंदर कैसे बनाना है, तो हर नग को कहाँ लगाना है, किस तरह से उसको तराशना है, वो सारी एबिलिटी उनको होती है। इंटरेस्टिंग। व्हाट अबाउट द मोस्ट फियर्ड वन अगेन, ज्येष्ठा? तीक्ष्ण नक्षत्र है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है, और ज्येष्ठ के समान कोई एम्बिशियस नहीं हो सकता है। एक विशाखा को छोड़ के ज्येष्ठ के समान कोई एम्बिशियस नहीं हो सकता। और इसका सिंबल भी, जैसे 2-3 सिंबल है, लेकिन एक सिंबल जो है वो है छत्र। तो छत्र, आप बताइए कि पहले के दिन में, आज तो भाई हमारे फैक्ट्री में लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में छत्ते बनते, लेकिन पहले जो छत्र बनता था, या हम भगवान के लिए जो छत्र बनाते, वो क्या हम सबके लिए बनाते? नहीं। तो छत्र उसी को जाता था जो एक्चुअली में बहुत स्ट्रांग, केपेबल और वर्दी होता था, जो रॉयल्टी होते थे। तो ऐसे व्यक्ति ऐसा काम जरूर करेंगे, पराक्रम जरूर अपना दिखाएंगे, जिससे कि उनको रिकग्निशन मिले, और इनकी भरसक चेष्टा रहती है कि हम उस मुकाम पे पहुंचे, हम उस एरिया में जाएं जहां हमको एक रिकग्निशन मिले। They will always aim for it. What about मूल? हाँ, मूल की तो शांति भी होती है। हाँ, मूल की शांति होती है। और यदि कोई भी बच्चा, जिसको हम लोग बोलते हैं नक्ता, या मूलों में पैदा होता है, स्पेशली गंधांत में, तो उसकी शांति करते हैं। मूल अगेन वन ऑफ द फियर्ड, जिसको हम नक्षत्र बोल सकते हैं, तीक्ष्ण नक्षत्र के साथ फियर्ड नक्षत्र है, लेकिन इसका एक बहुत सीधा इसका सिंबल ही बोलता है। इसका सिंबल जो है वो रूट्स है, जड़ है। जड़ कहाँ जाती हैं? नीचे की तरफ, और जड़ फैलती हैं, और नीचे से ही वो अपना सारा भरण पोषण, पूरे पेड़ का भरण पोषण करती है। तो जितना आप डीप किसी चीज़ में जाएंगे, मैं आपसे अपने मेंटोर उनकी बात कर रही थी, उनका लग्न और केतु यहाँ इसी नक्षत्र में। तो कोई बोलेंगे बहुत फियरसम, हाँ एक ज़माने में होंगे, लेकिन जैसे जैसे उनकी विद्या बढ़ी, जैसे जैसे वो डीप अकल्ट में, या कोई भी सब्जेक्ट उनको बोलिए, वो आराम से आधी घंटा 1 घंटा आपको बिना पॉज के उस पर बात कर सकते हैं। तो जितना वो डीप चीज़ों में जाते गए, पढ़ते गए, रिसर्च करते गए, उतना वो खुद तो बदले ही, खुद तो सशक्त हुए ही, उन्होंने अपने आसपास वालों के लिए भी
लाइफ बहुत इजी कर। ओके। तो ऐसे लोग यदि अपने क्रोध को कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र में इसकी डीएटी के कारण, निरुक्ति के कारण बहुत क्रोध होता है, और इसकी शक्ति भी जो है अपभरणी शक्ति, Yes. उसके कारण भी लोगों में विध्वंस की एनर्जी बहुत होती है। तो आपको इफ यू चैनलाइज दैट एनर्जी इनवर्ड, कि आप विध्वंस किसका कर रहे हैं, अपने क्रोध का, अपने फ्रस्ट्रेशंस का, और आप जितना अंदर ही अंदर आप पढ़ते जाएंगे, आप जितना डीप रिसर्च, खोज, अध्यात्म ये सब करते जाएंगे, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आप एक अलग लेवल पे पहुंच गए। सीधी सीधी बात है, आपके गुजरात के ही धीरू भाई अंबानी थे, है ना, रजनीकांत हैं, तो लोग जनरली बोलते हैं यदि मूल में पैदा हुआ तो भैया इस ग्रो नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति ग्रो करे, लेकिन उनका हार्ड वर्क भी तो देखना पड़ेगा। जड़ हमेशा निरंतर ऊपर से पत्थरों के बीच में से, मोटे मोटे पत्थरों के बीच में से उनको काट काट के आगे बढ़ना होता है। दे विल फेस चैलेंजेस इन लाइफ, बट इफ दे आर कंसिस्टेंट, वो बहुत अच्छे प्लेस पे पहुंचते हैं। वेरी गुड। व्हाट अबाउट द आषाढ़ा? आषाढ़ तो उसका सिंबल एक सूप है। सूप का क्या काम है? सूप छानना। और क्या छानता है? जो हम जब मूंगफली सूपड़े में डालते हैं, या हम गेहूं डालते हैं, तो हम छान के क्या अलग करते हैं? हम जो नॉट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स होता है उसको बाहर करते हैं। तो इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि जो चीज़ चाहिए उसको अच्छे से अपने पास कर लिया, और नहीं चाहिए उसको मैंने अलग कर दिया, पहले किए। और दूसरा कि जो हमको रिवील नहीं करना है किसी के सामने, कोई मजाल है कि कोई इनके मुंह से वो बात निकलवा ले, जो इनको रिवील नहीं करना है वो उनको रिवील दूसरों के सामने नहीं करना। ओके। व्हाट अबाउट श्रवण? तो उत्तर आषाढ़, सॉरी, उत्तर आषाढ़ का एक एलिफेंट होता है, हाथीदांत। आपको मालूम है, जब आप हाथीदांत के बारे में, तो एक तो वो उनकी हायरार्की के बारे में बताएगा कि वो जितना उनका लंबा दांत होगा उतना उनकी हायरार्की लेवल, अपनी वो मैट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ मादा हाथी जो है वो रूल करती हैं, और जितनी बड़ी उनकी दांत होगी, जितना बड़ा उनका दांत होगा उतना उनका प्रभाव बहुत ऊंचा होगा। तो वो आपका कौन सा प्लैनेट है? यदि विवेकानंद जी का आत्मकारक वहाँ है तो उनका प्रभाव भी हम देख रहे हैं, सूर्य है वो वहाँ, उनका प्रभाव देख रहे हैं। दूसरा, ऐसे लोग वो अपने उस दांत से ना बड़े बड़े पेड़ जो है ना उखाड़ फेंकते हैं। तो इन लोग में क्षमता होती है कि बस खाली एक आपको ध्येय चाहिए, उसके बाद वो सामने कुछ नहीं देखते, फटा वो काम करते जाएंगे। तो वो सारी चीजें आपको एक सिंबल से, अब आप देवता में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, और लेकिन सिंबल से तो इतना कुछ हमें ऑलरेडी समझ में नहीं। अभी हम किंडरगार्टन में है, सो किंडरगार्टन में सिर्फ आपको पिक्चर दिखाना है कि इसको एप्पल कहते हैं, इसको बॉल कहते हैं, इसको गेंद कहते हैं, इसको फुटबॉल कहते हैं। सो गेंद में ही बहुत होता है ना, ये क्रिकेट का बॉल है, ये फुटबॉल का बॉल है, तो उससे वो समझ जाता है कि भाई ये चीज हम इस तरह से यूज करेंगे। अभी हम सब किंडरगार्टन में है। और श्रवण, हम भी सब वही हैं, सब अभी वही हैं। तो श्रवण में क्या होता है कि उनके ना 3 पग हैं, तो वो त्रिविक्रमा जो इसमें भी आता है, हमारे भागवत पुराण में आता है, हमारे विष्णु विष्णु पुराण, ये विष्णु सहस्त्रनाम में भी आता है, सब जगह आता है कि वो त्रिविक्रमा स्वरूप जो है, कि इनमें कैपेबिलिटी है कि किसी भी काम को छोटे से शुरू करने के बाद और उसको एक लंबे लेवल तक फैलाना और कवर करना चीज़ों को। और मतलब वो पूरी कहानी सबको मालूम है वामन अवतार की। तो आपके बीच में यदि कहीं कोई अड़चन भी आती है, जैसे कि उनके पास तीसरा पैर रखने को जगह नहीं था, तो लेकिन वो आपका काम हो जाता है। आपको डरना नहीं है। भगवान के संदर्भ में नहीं बोल रही हूँ मैं, एज ह्यूमन बीइंग्स संदर्भ ले रहे कि भैया मैं इतना एक्सपेंशन कर रहा हूँ, यदि ये फलेगा कि नहीं फलेगा, काम आपका है कि आपका एक्सपेंशन का है। वो ऊपर वाले की पर छोड़ दीजिए कि वो आपको कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखा देगा कि आपको कहाँ आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। ओके, व्हाट अबाउट धनिष्ठा? धनिष्ठ का जो सिंबल है वो है
एक ड्रम मृदंग। या मृदंग या मुरली जो भी है, देखिए मृदंग बजाने में या मुरली बजाने में आपको कुछ नहीं लगता है। एक हवा से, केवल हवा, आउट ऑफ थिन एयर यू क्रिएट मेलोडियस म्यूजिक। बोलेंगे खाली हवा मात्र से ही कितना सुंदर। कृष्ण भगवान के बारे में तो सभी बोलते थे कि मतलब उनका गान सुन के, उनकी मुरली का धुन सुन के ही सब पागल हो जाते थे। तो वो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने हाई डे जवाहरात इसमें जड़े हैं। इनके पास कैपेबिलिटी है कि किसी भी चीज़ को यदि इनको बनाना है, कैपेबल करना है। ओपरा विनफ्रे है, वो बोलती है, उनके इंटरव्यू में आता है कि भाई हम तो लोगों को पकड़ पकड़ के लाते थे कि आ जाओ मेरे शो पे, आ जाओ, हम तुमको कॉफ़ी देंगे, हम तुमको ये देंगे। और बाद में उन्होंने उन्हीं शोज से करोड़ों डॉलर्स कमाए। सो यू हैव द एबिलिटी कि यदि आप में रिसोर्सेस डेवलप करने की आप में क्षमता है। दूसरा, जब आप म्यूजिक प्ले कर रहे हैं तो आप यदि बेताला करेंगे तो सब कोई भाग जाएंगे कि भाई, तो उनका सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आपका सेंस ऑफ टाइमिंग अच्छा है तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। वेरी गुड। व्हाट अबाउट शतभिक्षा? हाँ, तो ये भी एक एनिग्मेटिक, जिसको हम बोलेंगे मिस्टीरियस बोलेंगे, वैसा एक नक्षत्र है जहाँ हम देखते हैं कि ये जो हम देख रहे हैं ना, ये सर्कल बना हुआ है, तो ये अपनी परिपाटी को बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब इनको मालूम है कि कहाँ मुझे स्टॉप करना है और कहाँ मुझे आगे, किसको मुझे अपने इनर सर्कल में अलाउ करना है। तो वो एक इनर सर्कल का भी होता है, और डिमार्केशंस, हर चीज़ का डिमार्केशंस इनके लाइफ में बहुत स्ट्रांग है कि ये बड़े हैं, ये इनके साथ ऐसी बात करनी चाहिए, ये छोटे हैं तो इनके साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। ये बहुत व्यवहार कुशल होते हैं और लोगों से भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप एक व्यवहार में एक दृष्टिकोण में इस प्रकार से रहिए। स्ट्रिक्ट होते हैं। अब किसी की भी अंगूठी हम लेते हैं तो कोई भी एक 10 साइज का रिंग जो है वो 15 साइज के उंगली में नहीं आएगा। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा मैलेबल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर वो फ्लेक्सिबल, जो हमने फ्लेक्सिबिलिटी हमने देखी थी ना स्वाति नक्षत्र में, वो यहाँ नहीं है। अब मैं यहाँ 1 मिनट आपका और लूँगी। स्वाति और सद्भिष दोनों विंशोत्तरी दशा के अंतर्गत राहु के ही नक्षत्र हैं, लेकिन एक में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है और एक एकदम भी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ये हर नक्षत्र जो है, वो जो बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं अच्छा ये राहु का नक्षत्र है, उस पर नहीं जाकर आपको नक्षत्र के अंदर जो उसकी क्वालिटीज हैं वो देखना बहुत जरूरी। सही बात है। व्हाट अबाउट बुद्धि भाद्रपद? हाँ, मतलब भाद्रपद तो पूर्व भाद्र। अब हम हेमा मालिनी को जानते हैं, उनका चंद्रमा यहाँ है, ठीक है, पूर्व भाद्रपद में। ऑब्वियसली इट वाज अ सेकंड मैरिज फॉर हर, लेकिन आज तक क्या हम लोगों ने, किसी ने भी उनके मुंह पर इस पर चर्चा, शिकन, कोई भी अपशब्द, कुछ भी इस विषय पे, उनके मैरिज या उनकी हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ पर कुछ भी छीटाकशी, ये सब कुछ भी सुना है? कुछ नहीं सुना। ऐसा नहीं है कि जब व्हेन शी वेंट इनटू अ मैरिज विद अ मैरिड मैन तो कुछ इनके साथ हुआ नहीं होगा या लोगों ने बोला नहीं होगा या कुछ बातें नहीं उठी होंगी, लेकिन उन्होंने अपना वो एक फेस मेंटेन करके चला। पीछे जो भी हो रहा है वो अपने अंदर रख रही हैं, लेकिन एक्सप्रेशन में उन्होंने लोगों को नहीं दिखाया। तो इसका जो एक सिंबल, वन ऑफ द सिंबल है, वो एक 2 फेस है, ट्विन फेस। तो आपके अंदर बहुत कुछ चल सकता है, वो आपका इंटरनल फेस है, लेकिन आप दिखा क्या रहे हैं लोगों को, वो भी पोकर फेस आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है इस नक्षत्र में स्पेशली कि उनका बहुत लाइफ्स में अप्स एंड डाउन्स होगा तो भी वो लोगों के सामने व्यक्त नहीं करेंगे। एक चीज कि आपको दोनों तरफ की चीजों को देखने की क्षमता आ जाती है। आप दोनों चीज कैसे हैं, लोग कैसे हैं, आप
देख रहे हैं और एक आपको डिफरेंट व्यू भी प्राप्त हो रहा है, तो ये लोग दोनों बैलेंस से सोच सकते हैं। और उत्तर भाद्रपद, हाँ, उत्तर भाद्रपद तो इनका जो सिंबल है वो 2 स्नेक्स इन वाटर। मैं इसको एसोथेरिक लेवल पे जरूर लेके जाऊंगी, क्योंकि हमारे अंदर भी 2 स्नेक्स है इन वाटर, ईदा और पिंगला। और वो यदि एक साथ चलते हैं तो वो व्यक्ति को असीम नॉलेज देते हैं, डिटैचमेंट देते हैं, और पोटेंशियल है, अग्रेशन नहीं है। वो उनको जब तक आप छेड़ेंगे नहीं, बहुत सारे लोग आजकल ये भी कर रहे हैं कि भाई मेरी कुंडली जागरूक हो गई, ये हो गई है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। यदि आपने उनको छेड़ दिया तो ऐसे लोगों को फिर देयर इज नो टर्निंग बैक। फिर उसको उनको जो आपको देना है वो तो देख के रहेंगे, लेकिन जब तक आप उनके साथ छेड़ नहीं रहे हैं, जब तक वो अपनी गति में आपके लाइफ में बढ़ रहे हैं, तब तक वो आपको देने में बहुत सक्षम है। और ये लोगों के साथ भी यही है कि ये अपनी गति पर जब चलेंगे तो ये लोगों को बहुत देंगे। मैं उदाहरण पर आपको वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स रविंद्रनाथ टैगोर, उनका जो लग्न है वो यहाँ है। उन्होंने अपनी गति में लोगों को बहुत कुछ दिया है। और जब किसी ने उनके साथ गलत व्यवहार किया है या उनको जहाँ लगा कि गलत व्यवहार हुआ है, तो उन्होंने उसका प्रतिरोध, विरोध भी किया है। और साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर के ही एग्जाम्पल से मैं ये एंड करूँगी, मतलब सीरीज रेवती नक्षत्र में इनका चंद्रमा है, तो वो भी पोषण देता है। या उसका जो सिंबल है वो फिश है, जो आपका मीन राशि का जो सिंबल आता है कि 2 फिश हैं जो एक दूसरे की टेल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, हमारा अहमदाबाद भी एक कोस्टल एरिया में आता है, मतलब गुजरात का भी एक कोस्ट आता है। अहमदाबाद तो नहीं है, अहमदाबाद नहीं, लेकिन गुजरात का भी एक कोस्टल है। तो आप देखेंगे कि वहाँ लोग फिश बहुत खाते हैं, सी प्रोडक्ट्स, क्योंकि आज आपको बहुत सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है, लेकिन जब हम प्राचीन काल में जाते थे तो यथास्थाने जो भी मिलता था खाना, वो व्यक्ति वो ही खाता था। बंगाल, केरल, ये सब जगह। और यदि व्यक्ति के घर में एक छोटा सा पॉन्ड होता था, जिसको लोग पुकुर बंगाली में बोलते हैं या पॉन्ड हम बोलते हैं, छोटा सा तालाब होता था, तो वो रिच माना जाता था। अच्छा। क्योंकि कुछ नहीं होगा तो छोटी मछली छोड़ेगा तो बहुत टाइम में बहुत जल्दी मछली बन जाएंगी, और खाने पीने की उन लोगों को कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो ये साइन है अबंडेंटमेंट का। धीरे धीरे आपका राइज होगा ही, प्रॉस्पेरिटी होगी ही, चीजें बढ़ेंगी ही आपके जीवन में। और एक और चीज जो हम लोग जब नीचे, बहुत नीचे जाते हैं, तो हम लोग को बोला जाता है कि आप फट से ऊपर, पानी में बहुत नीचे जाते हैं तो हमको बोला जाता है कि आप फट से ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि वो आपका जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, वो फ्लक्चुएट करेगा, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो फिश वो प्रेशर में रहती है और वो सरवाइव करती है। इनके ऊपर जो भी प्रेशर डालो, ये सरवाइव करेंगे। क्या बात है। विद दिस अमेजिंग नोट, क्योंकि आज किंडरगार्टन का बेल बज चुका है, तो समय खत्म हो चुका है, लेकिन आज हमने जान लिया, एंड हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा दैट यू नो नारद जी ने एक ज्योतिषी के लिए नाम दिया था, और वो नाम था नक्षत्रदर्शी। जिसने नक्षत्रों का दर्शन अच्छी तरह से कर लिया या जो करना जानता है, उसको एक ज्योतिषी कह सकते हैं। सो डेफिनेटली जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आएंगे, फिफ्थ स्टैंडर्ड में आएंगे, तो आगे जाके फिर डेटी के बारे में बात करेंगे, उसकी शक्ति के बारे में बात करेंगे। बट थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर। आप स्पेशल यहाँ पर आए और नक्षत्र और उसके सिंबल के जो रहस्य थे उसको थोड़ा सा हमको टेस्ट करवाया, ताकि हम सब नक्षत्र को जान पाए और उसको अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाए। With this gratitude note, I would like to end today's podcast. Thanks a lot for coming. मिलते रहेंगे। शुभम भवतु। प्रणाम।